आईपीओ मार्केट्स में टोटल धमाल मचा हुआ है। निवेशकों के जबरदस्त सेंटिमेंट और लिक्विडिटी से आईपीओ बाजार गुलजार है। सालों बाद प्राइमरी बाजार का सूखा खत्म होता दिख रहा है। निवेशकों के दोनों हाथ में लड्डू है। साल 2020 में कई धमाकेदार आईपीओज आए और औसतन 36% के लिस्टिंग गेन्स मिले। 2021 का भी आगाज शानदार रहा। रेलटेल, इंडिगो पेंट्स, एमटार की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग्स ने साबित कर दिया है कि आईपीओ बाजार की आतिशबाजी अभी बाकी है। आज इस शो में हम आईपीओ बाजार के इसी जलवे की बात करेंगे और जानेंगे कि कहां हैं कमाई के मौके। बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है प्राइमरी मार्केट्स में। एक आईपीओ ऑलरेडी खुला हुआ है फ्राइडे ऑनवर्ड्स, 2 आज खुले, एक कल खुलेगा, 2 परसों खुलने जा रहे हैं। इस तरह से आईपीओस में हम देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में इशुएंस हिट करते हुए। तो ऐसे में सीएनबीसी आवाज ने सोचा क्यों ना, क्योंकि आप सब रिटेल को बड़ा इंटरेस्ट रहता है प्राइमरी मार्केट्स में, क्यों ना रोज जब तक ये एक्शन चल रहा है एक स्पेशल प्रोग्रामिंग करी जाए। इसीलिए आईपीओ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कवरेज आपको यहां मिलेगा। देश के तमाम जाने माने एनालिस्ट रोज होंगे 12:30 बजे आईपीओज में कहां पैसा लगाना है, कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या उन लोगों के लिहाज से रैंकिंग है इन आईपीओज की। साथ साथ सारे के सारे आईपीओज के मैनेजमेंट से हम लोग इस शो के दौरान बातचीत करेंगे। जो आईपीओज खुले, जो लिस्ट हुए, सबका कवरेज होगा और कोशिश होगी हर पहलू, हर न्यूज आपके सामने इस मार्केट से जुड़ी हुई अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग कवर करें। आज क्या करने वाले हैं, शैल सर आपको स्टूडियोज में नजर आएंगे। थोड़ा सा आईपीओ मार्केट्स जो गुलजार हो रहे हैं उस पर बातचीत की। कैलेंडर तो आप लोग की स्क्रीन पर है, कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, कौन से खुलेंगे, वो सारी डिटेल्स कैलेंडर स्क्रीन पर दिखा देगा डॉक्टर साहब। लेकिन शैल सर, आज सुबह आप मेंशन करते बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेटा जी कि अब तक सेकेंड हाफ में आईपीओ मार्केट का दरअसल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। जी बिल्कुल आशीष जी, हुआ क्या कि एक काम तो सेबी ने बहुत बढ़िया किया कि क्वालिटी पर मोहर लगाई। अब आप देखिए, कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं आता जो आपके पैसे लेके भाग जाए या आपको निराश कर दे। वो प्राइसिंग पे है जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बताता है। लेकिन 1 अक्टूबर सन 2020 से अब तक जितने आईपीओ आए हैं वो हैं 18। तो बीते 6 महीने सेकेंड हाफ। हाँ, सेकेंड हाफ में आप समझिए कि 6 महीने में आपने 18 आईपीओ देखे और हर एक आईपीओ में 2 को छोड़ दीजिए, वहां पर निवेशकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा कमाया। हालांकि आईपीओ महंगे थे, लेकिन जैसे बर्गर किंग देख लीजिए, केमकॉन स्पेशलिटी देख लीजिए, कैम्स देख लीजिए, वहां पर लोगों ने बेइंतहा पैसा कमाया है। और इसीलिए आप देखिए कि एमटार टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लगभग 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 600 करोड़ रुपए इन कंपनी ने रेस करने की कोशिश की थी और उसमें भी एचएनआई कोटा जो है, जैसा कि आप ही बता रहे थे, 650 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। उनको पैसा मिला होगा क्या? कुछ भी नहीं, जो फाइनेंसिंग में गया वो गया। लिस्टिंग प्राइस अगर आप देखें तो कुछ जिन्होंने फाइनेंस कराया उन्हें नहीं मिला। तो आईपीओ फाइनेंशियल्स कोई लिस्टेड है क्या? बजाज फाइनेंस बहुत फाइनेंस करती है आईपीओ। मेरे ख्याल से जेएम फाइनेंशियल्स बहुत बड़े लोग हैं इस काम में और ज्यादातर सारी फाइनेंस कंपनीज आईपीओ को फाइनेंस करती हैं और इन्होंने पैसा बनाया। लेकिन एचएनआईज ने कम से कम एमटार टेक्नोलॉजीज में बावजूद के 82% आपने यहाँ पर बाउंस देखा है, कमाई नहीं हुई, ज्यादा कमाई नहीं हुई। तो वो निवेशक जिसके हाथ में 12, 13, 15 शेयर लगे वो एक्चुअली कमा के गया, क्योंकि उसने कोई फाइनेंसिंग नहीं कराई, लेवरेज ट्रेड नहीं किया। हाँ, पर वो निवेशक बहुत कम है, पूल बहुत छोटा है, क्योंकि रिटेल का हिस्सा भी 25-30 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो ज्यादातर लोगों के हाथ में ये आईपीओ आया नहीं है। लेकिन शैल सर, ये आपने कहा अच्छी कमाई, ये अच्छी कमाई तो इशू प्राइस से हुई होगी सबकी जी। ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी अगर मैंने हिम्मत करके खरीदा होगा तो भी कमाने का मौका मिला? जी हाँ, 18 में से 9 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपने बावजूद की बहुत जबरदस्त लिस्टिंग जंप हुआ था, उसके बाद और अब तक के दौरान में भी पैसा कमाया। तो बहुत ऐसे काउंटर्स हैं जिन्होंने ज्यादा कॉस्टिंग के बावजूद इन निवेशकों को आईपीओ मार्केट्स में बहुत ही अच्छे हरे हरे नोट दिए हैं। और ये 5 आईपीओ जो आपके सामने आए हैं आशीष जी, मुझे याद नहीं आता कोई ऐसा हफ्ता गया हो जिसमें आपने इस तरीके का आईपीओ बूम देखा हो। 1993 टू 1995 जरूर एक बार ऐसा बूम आया था, लेकिन वहां पर इतनी परेशानी थी, यही नहीं पता चलता था कि कंपनी लिस्ट होगी या नहीं, और 3-3 महीने तक पैसे जो हैं वो आपको
प्रमोटर्स रखते हुए दिखते थे, अब तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट लिस्टिंग होती है। हाँ, लेकर आए एमतार की लिस्टिंग हुई है इसी हफ्ते, ध्यान रखें इजी ट्रिप एडवाइजर्स की भी लिस्टिंग अवेटेड होगी। लेकिन इस समय अनुपम रसायन इंडिया का आईपीओ खुला हुआ है, फ्राइडे को खुला था, 553 से 555 का प्राइस बैंड, 760 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ये खुला हुआ था, पहले दिन ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो गया था, इसको नजर रखेंगे। लेकिन आज से दो और आईपीओ खुले हैं, एक तो इसी की पीयर सेट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, आज खुला है, वेडनेसडे को बंद होगा, 129 से 130 रुपए का प्राइस बैंड, 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, और एकदम स्प्लिट है, 300 करोड़ रुपए ओएफएस, 300 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस। अगला आईपीओ जो आज खुला है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का, आज खुला, वेडनेसडे को बंद होगा, 1488 से 1490 का प्राइस बैंड, 823 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। लेकिन इस समय अब मैं फोकस कर रहा हूं डिटेल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज पर, और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि गोयनका सर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयनका सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और बेस्ट विशेष आपके इस प्राइमरी मार्केट्स ऑफरिंग को लेकर अप फ्रंट। अच्छा गोयनका सर, आपके आने से पहले कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी। अब अपफ्रंट तो ये लगता है वो क्लटर्ड स्पेस है, कई सारी लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनीज इस स्पेस में ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक दरअसल कैसे डिफरेंशिएट करती है, क्या करती है, कैसे स्टैंड आउट करती है? जी ऐसा है कि पहले तो केमिकल स्पेस इंडिया में क्लटर्ड की जगह आज के जितना अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी जिंदगी में नहीं आई। अगर आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन के ऊपर अगर हम काम करें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो केमिकल इंडस्ट्री को 150 बिलियन से 300 बिलियन डॉलर पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए करीबन $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगले 3 साल में। और आज के दिन में इनफैक्ट केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक आईटी मोमेंट है जहां पे अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं टेबल पे, और जो कंपनीज के पास टैलेंट बेंच है वो ये अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी, और काफ़ी कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स इस कंट्री में केमिकल इंडस्ट्री लेके आएगी। जहाँ तक हमारा खुद का सवाल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का, हम 2 सेगमेंट में काम करते हैं। वी आर यूनिक इन आवर ओन वे, वी हैव स्केल and we have a technology platform, and in both of these we are dominant players in our segment. We are now getting into a third segment, जो तीसरा segment है हमारा, वो है फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स। वो भी एक टेक्नोलॉजी बैरियर है लोगों के लिए। हम जो टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं ये एक्विजिशन की तरफ से, ये टेक्नोलॉजीज आज इंडिया में नहीं है। जी गोयनका साहब, अगर आपके आईपीओ के बारे में जरा और डिटेल में चर्चा करें, 300 करोड़ का ओएफएस है और 300 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये बताइए, ये जो 300 करोड़ कंपनी के अंदर आते हुए आपको दिख रहे हैं, इनका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, कहाँ कैपेसिटी एक्सपेंशन और कितना वर्किंग कैपिटल में आप इस्तेमाल करेंगे? जरूर। तो एक्चुअली हमारा जो आईपीओ है वो 800 करोड़ का है। वी रिड्यूस्ड इट टू 600 करोड़ क्योंकि हमने 200 करोड़ रुपया प्री आईपीओ हमने प्लेसमेंट की है मार्की इन्वेस्टर्स के साथ, वेदर इट इज जीएमओ, वेदर इट इज व्हाइट ओक, वेदर इट इज आईआईएफएल और मलाबार। इन सब लोगों ने हमारे लॉन्ग टर्म 1 ईयर लॉक इन के साथ में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कंपनी के अंदर 500 करोड़ रुपया आएंगे। ये 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्राइमरली हमारा जो फ्लोरो स्पेशलिटीज बिजनेस है, जो ग्रीन फील्ड साइट इन्वेस्टमेंट है, ये 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और एक हमारा स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में जो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं वो करीबन 150 करोड़ का है। बाकी हमारे वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए 50-70 करोड़ रुपया रख रहे हैं, और बाकी कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। अच्छा, ये these are the projects that we are going to invest the money in, and these projects will be commissioned in the next 10 or 11 months. ना मैं आने ही वाला था वहां पे। तो अगले 1 साल के अंदर ये दोनों नए प्रोजेक्ट जिनकी आप बात करो एक कमीशन होते हुए नजर आएंगे। 2 पार्ट में सवाल, ये कमीशन होने के बाद फाइनेंशियल्स की ट्रेजेक्टरी तस्वीर किस हद तक बदलेगी? दूसरा जो कंसर्न्स हैं उसमें एक तो कि ये 9-10% इबिटा मार्जिन, 4-5% नेट मार्जिन वाला धंधा, अपने पीयर से कुछ मार्जिन कमजोर, ये नई कैपेसिटीज नए बिजनेसेस में जब आप एंटर कर रहे हो, ये क्या मार्जिन की तस्वीर बदलेगी सर? जी बिल्कुल बदलेगी। और जो आप बात कर रहे हैं वो एक एबेरेशन ईयर का नंबर्स है, कारण कि उस साल में हमारे एक फ्लड हुआ था जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 15% डाउन था। हमारी फैक्ट्रियां बंद थी वो साल, बट
करंट ईयर में वी आर ऑलरेडी बैक ऑन ट्रैक एंड मोर, और जो हम लोग ये प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं वो सब स्पेशलिटी सेगमेंट में है जहां मार्जिन मच हायर है। आज के दिन हमारा जो रेवेन्यू मिक्स है वो एसिटाइल्स का 60% टॉप लाइन है, बट दैट गिव्स लोअर मॉडरेट मार्जिन, बट स्पेशलिटी बिजनेस इज 40% ऑफ द टॉप लाइन विच गिव्स यू वेरी गुड मार्जिन। तो इनका ब्लेंड जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा कमिंग ईयर्स में। जी गोयनका साहब, ये बताइए कितनी डेट है फिलहाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बुक पर, और ये आपको कितनी कम होती हुई दिख रही है आगे आने वाले 2 साल में? जी, आज के दिन में एज वी स्पीक टुडे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स डेट इज लेस देन 0.2 नेट डेट, और ये जो रुपया आएगा इससे हमारी डेट बढ़ने का वी विल बी अ जीरो डेट कंपनी फॉर सम टाइम टू कम। ओके, चलिए रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के ऑल इंपॉर्टेंट दिन वक्त निकालने के लिए, फिर से आने के लिए सीधी सी आवाज पे आईपीओ की डिटेल समझाने के लिए। बेस्ट विशेष इस आईपीओ के लिए। अब जब लिस्ट होगी सर तो आपसे वापस हम लोग रूबरू होंगे। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी सर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। 3 आईपीओ है, हमारा होमवर्क बढ़ गया है, तो एक काम करें, उसमें मदद लेते हैं एक टीचर से। कौन सा आईपीओ बेहतर है, किसमें सब्सक्राइब करना है, और जो फाइनेंशियल्स वीक हैं, कंपनी का मैनेजमेंट स्पेसिफिकली कह रहा है कि एग्रेसिव केपेक्स कर रहा था, स्टोर रोल आउट हो रहे थे, मिडिल ईस्ट पे फोकस कर रहे थे, उस पे खर्च था, इसीलिए शायद मार्जिन अपने पियर्स से दबाव में थे। अब लार्जली एक्सपेंशन हो चुका है, अब शायद ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किक इन होती हुई नजर आए। किस हद तक होंगी, कैसे फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, वो तो अब लिस्टिंग के बाद जब आगे के आउटलुक नंबर्स में डिटेल में चर्चा होगी तब समझ में आएगा। लेकिन करना क्या चाहिए, कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ में क्या हमें पैसा लगाना है या नहीं? होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर को स्क्रीन पे दिखाइए। राजेश सर, ये अमिताभ या कटरीना को कोई नई पिक्चर देखी क्या? देखिए, अमिताभ जी की तो नई पिक्चर चेहरे आने वाली है, तो चेहरे आने वाली है, इंतजार है। और अभी तो आप जैसे जानते हैं साल भर से कोई आई नहीं। चेहरे चेहरे नाम अच्छा है। सुमित, ये अपने 12:30 के शो की तैयारी कर सकते हैं? जहां चेहरे, तक अच्छे चेहरे अच्छे चेहरे, वो स्टॉक्स जो बढ़िया फेस वैल्यू वाले, बढ़िया कंपनियां। ये फ्राइडे की तैयारी हो सकती, कब आ रही है पिक्चर सर? उसमें वो ये मैंने कुछ दिन पहले कहीं अनाउंसमेंट देखा था, ब्रांडिंग चालू हो गई, मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में हो जाएगी। उसमें वो आपकी सुशांत सिंह राजपूत वाली रिया चक्रवर्ती भी है। अच्छा, अपन फालतू भटक रहे हैं। तो अब आते हैं कल्याण ज्वेलर्स, क्या करना है, पैसा लगाना है? कल्याण ज्वेलर्स पे पैसे लिस्टिंग गेन के लिए लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एक यूफोरिया चल रहा है बाजार में। हमने देखे हैं कई इशूज 3 फिगर्स में ओवर सब्सक्राइब होते हुए। अदरवाइज अगर आप देखो तो ब्रांडिंग बहुत तगड़ी है, नो डाउट। अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली, फिर वो चाहे अमिताभ जी हो, जया जी हो, या उनकी लड़की श्वेता हो, उन्होंने ब्रांडिंग करी, नागार्जुन ने करी, रीता भरी ने करी, जितने भी टॉप के स्टार्स हैं उन्होंने इनकी ब्रांडिंग करी, घर घर पहुंचा दिए नाम। भारत में अगर आप देखें तो करीब 107 शोरूम है, मिडिल ईस्ट में 30 है, लेकिन मार्जिन्स में बहुत दबाव है। पिछली बार भी जो बेहतर मार्जिन्स आए हैं वो स्टडेड ज्वेलरी के कारण से आए हैं, अदरवाइज परफॉर्मेंस कोई विशेष है ही नहीं। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज अगर कोई मध्यम अवधि या लंबी अवधि का निवेशक हो तो एक बार अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, और लिस्टिंग गेन्स का पॉप जब मिलेगा, जब बढ़िया सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए, तो मुझे लगता है फिर डे 1 है आज, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स QIB, HNIs, वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह से आ रहा है इस आईपीओ के लिए। एक इश्यू है, 2014 में वारबर्ग पिंकस ने पैसा डाला था और पार्शियल एग्जिट है इस समय OFS जो आ रहा है प्रमोटर्स के साथ। 6.25% के CAGR रिटर्न्स ही बनाए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे अब तक। खैर, टफ टाइम से, जो सर खुद ही कह रहे थे, रमेश सर जिनसे बातचीत हुई थी अभी अभी, तो देखते हैं अब आगे किस तरह का परफॉर्मेंस। लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए राजेश सर का थम्स अप आता हुआ, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए कल्याण ज्वेलर्स पे। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। सुमित को दिखाइए स्क्रीन पर। ब्रेक के उस पर सुमित ने एक बहुत बढ़िया एनालिसिस करी है, जो 2 स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी दोनों वीजावी कैसे स्टैकअप हो रही हैं, इस पर खासतौर पे फोकस, और उसके बाद राजेश सर से पूछेंगे कौन सा बेहतर विकल्प है पैसा लगाने के लिए। केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के आईपीओ एक साथ बाजार में खोले हुए हैं।
अनुपम रसायन आज बंद होगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कल बंद होने जा रहा है, लेकिन ये दोनों स्पेशलिटी केमिकल्स में किस तरह का कामकाज करती हैं, बाकी पैरामीटर्स में कैसे डिफरेंशिएट करें इन दोनों कंपनीज को, डिटेल में समझ लिया जाए। कंपैरेटिव एनालिसिस बढ़िया आपके लिए सुमित की तरफ से। सुमित, कैसे स्टैकअप हो रहे हैं दोनों? देखिए, पहले तो ये जो केमिकल के नाम थे ना, वो पढ़ते पढ़ते थोड़ी जबान टेढ़ी हो गई, तो 2-4 नाम गलत भी हो जाए। तो वो शॉर्ट फॉर्म आता है ना, नहीं, एसिटाइल और उसके अलावा 1-2 में तो ये मोनोपोली ओन करते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। खैर, शुरुआत करते हैं पहले आईपीओ के साथ। एक आईपीओ बंद होने वाला है 16 मार्च यानी आज, और एक आईपीओ बंद होने वाला है 17 मार्च यानी कल, तो आप दोनों पे ही इसलिए नजर रख सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स करीब 600 करोड़ का एक आईपीओ है, और अनुपम रसायन करीब 750 करोड़ रुपए का आईपीओ है। प्राइस बैंड आपकी स्क्रीन पर है, 129-130 है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, और अनुपम रसायन का 553-555 है। आज की डेट और कल की डेट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आईपीओ बंद होने वाला। तो ये बेसिक आईपीओ की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब शुरुआत होती है कुछ और डिटेल की। सबसे पहले इनके प्लांट्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के 2 प्लांट हैं, अनुपम रसायन के 6 प्लांट हैं। कैपेसिटी वाइज लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की कैपेसिटी कहीं ज्यादा है, 78,000 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी, और 23-23,500 करोड़ की मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है अनुपम रसायन की। केपेक्स कर रहे हैं रफली 230-250 करोड़ की, यानी कि इस कैपेसिटी को फर्दर और बढ़ाने जा रहे हैं, और यहां पर डेट रीपेमेंट के लिए इस रकम का इस्तेमाल होने वाला है। अब इनके प्रोडक्ट्स पे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां से शुरू होता है। एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, जो कि करीब 59% लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के रेवेन्यूज का हिस्सा है। स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, जो कि 32% इनके रेवेन्यूज का हिस्सा है। ये दोनों हैं क्या? जो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स हैं वो तो कंपनी जो बाकी केमिकल कंपनीज हैं उनको सप्लाई करती है, बड़ी कंपनीज को, और जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स हैं वो फार्मास्यूटिकल, एग्री, इस प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी सप्लाई करती है। फार्मा इनके लिए 36% और एग्री 14% रेवेन्यू, यानी 50% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इस कारोबार से आता है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट कारोबार से, जो क्लाइंट्स हैं इनके। और लाइफ साइंसेज में एग्रो केमिकल, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल, ये इनके लिए लाइफ साइंस के अंदर आता है, जो कि इनके लिए 93% रेवेन्यू डिराइव करता है, यानी मेजर चंक इस एरिया से आता है, और बचा हुआ चंक जो है ये इनके बाकी केमिकल स्पेस से आता है। ये फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ 7% लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, अनुपम की 32%, एबिटा 24%, 33% और मुनाफा 11% और 13%। तो मोर और लेस जो नंबर्स हैं ये आपको इन लाइन ही दिखाई पड़ेंगे, सेम से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 2-3 चीजें जो कि की हाईलाइट के तौर पे देखी गई हैं वो है कंसर्न इस कंपनी की और वैल्यूएशन के लिहाज से। वैसे तो दोनों ही महंगे हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड पे अगर आप देखेंगे तो थोड़े से ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 48 के मल्टीपल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, और 52 के मल्टीपल पर है अनुपम रसायन। तो मोर और लेस वैल्यूएशन थोड़े अपर एंड पर है, लेकिन अपर में थोड़ा सस्ता लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आपको दिखाई पड़ेगा। कंसर्न दोनों के लिए आपकी स्क्रीन पर, इनके लिए इनके पेंट पैकेजिंग का जो कामकाज है उसकी डिमांड में थोड़ी सी धीमापन देखने को मिला। ऑब्वियस की बात है, ये कोविड का एक इंपैक्ट रहा। यहां पर कोविड की वजह से कुछ भुगतान को लेकर दिक्कतें आई, कैश फ्लोज इनके ढीले पड़ते हुए दिखाई पड़े, तो वो थोड़ा सा अनुपम के नंबर्स में पैन आउट हुआ। लेकिन प्रोडक्ट वाइज ज्यादा मजबूत स्थिति में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कम महंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, और डेट ईज आउट नहीं करना है, नया केपेक्स करना है, इसीलिए रकम का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर यहां हो रहा है, और मुनाफा ऑलमोस्ट सेम है। तो ब्रोकर ये मान रहे हैं कि अगर 2 में दांव लगाया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हो सकता है। तो क्या करना है राजेश सर, इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन? क्विकली अगर एक मैंने सुना आपका सब पे सब्सक्राइब की रिको है, अगर ये 4 आईपीओ जो खुले हुए हैं, क्राफ्ट्समैन और कल्याण जोड़ दूं तो पैकिंग ऑर्डर क्या है? अगर सब्सक्राइब सब में है, अगर एक ही चुनना हो तो सबसे बेहतर कौन सा, 2 चुनना हो तो रैंकिंग करके बता दीजिए सर। पहले नंबर पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आएगा, दूसरे नंबर पर क्राफ्ट्समैन का आएगा, तीसरे नंबर पर कल्याण का आएगा, और चौथे नंबर पर अनुपम रसायन का आएगा, अगर चारों को मैं क्रम वाइज दूं तो। और जो एक्सप्लेनेशन अभी सुमित ने दी है उसमें जोड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं यही कहूंगा कि बहुत सस्ते अगर दोनों को कंपेयर किए जाए तो लक्ष्मी सस्ते वैल्यूएशन पे है, कैपेसिटी ज्यादा है, केपेक्स कर रहे हैं, और फार्मा वगैरह से जो उनके रेवेन्यू आते हैं वो ठीक ठाक हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज जिस तरीका का यूफोरिया आईपीओ मार्केट में चल रहा है उसमें लिस्टिंग गेन के लिए सब में ही किया जा सकता है। तो लक्ष्मी के लिए ध्यान रखिए, जो सुमित ने केपेक्स की बात छेड़ी थी, एक नए प्रोडक्ट में उतर रहे हैं
और उसके बाद कहा जा रहा है फाइनेंशियल की प्रोफाइल चेंज होती हुई नजर आएगी। तो वो जो कुछ पैमानों पे आपको अनुपम से कमजोर नजर आ रहा था, आगे की ट्रेजेक्टरी बहुत तस्वीर अच्छी होगी इस एक्सपेंशन के बाद। इसीलिए सबसे बड़ा थम्स अप अक्रॉस द बोर्ड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को मिल रहा है और वो पेकिंग ऑर्डर अपनी स्क्रीन पर आ चुका है। लक्ष्मी पहला, क्राफ्ट्समैन दूसरा, तीसरा कल्याण और चौथा अनुपम, सब में सब्सक्राइब है, लेकिन ये वो पेकिंग ऑर्डर है जिस पे राजेश सर जा रहे हैं। राजेश सर आपका धन्यवाद, सुमित आपका भी। क्विकली आज के इस आईपीओ 360 में ब्रेक लेने का समय हो चुका है। कल फिर लौट कर आएंगे, कल फिर किसी मैनेजमेंट से रूबरू कराएंगे, कल को फिर एक बढ़िया एनालिसिस और एक बढ़िया एक्सपर्ट होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर। ये आईपीओ का कवरेज सीएनबीसी आवाज पर हर दिन 12:30 बजे कंटिन्यू करेगा। Mogia